सर्वण भारत के बुद्धिजीवी साथियों, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज के क्रांतिकारी वीरों, आज मेरे सामने हमारी बहुप्रतीक्षित बहुजन समाज की एक बहादुर बेटी बैंडिट क्वीन फूलन देवी के जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने बैंडिट क्वीन फूलन देवी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लोकल मीडिया पे किसी भी जगह। ये वो बातें हैं जो आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि जब साहब कांशीराम जी के आदेश से साहब कांशीराम जी ने कहा कि ये फूलन देवी मेरी बेटी है और मैं इसको जो है किसी सरकारी पीएसओ के हवाले अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे भरोसे के और बहुजन समाज के मुझे वो भरोसे के लोग चाहिए जिसमें इसके साथ वो रह के ऐसा कर सके, इसकी रक्षा कर सके, जिम्मेवारी के साथ वो ऐसा काम कर सके। तो उसमें से साहब कांशीराम जी के भरोसे के कुछ साथियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उनमें से हरियाणा से हम 2 साथी थे। माननीय जो है इंजीनियर हमारे साथी, जो जिनसे मैंने ABCD सीखा अम्बेडकरिज्म की, वो साथी थे। एक मैं मणिराम उसमें था, और हमारे सबसे वरिष्ठ साथी थे साथी तेज सिंह जी। तो आज फिर इस स्टोरी को हम इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पार्ट 2 कल मैंने बताया कि फूलन देवी की शिकायत जब मायादीन ने, उनका सगे ताए का लड़का था और उनके पास में 2 भाइयों की 10 बीघा ज़मीन थी, और 10 बीघा ज़मीन में 5 बीघा बड़े भाई को और 5 बीघा छोटे भाई को आती थी। तो वो 5 बीघा ज़मीन, जिसकी ज़मीन के खेत में नीम का पेड़ था, सड़क के साथ लगती हुई ज़मीन पे निगाह उसके ताए की या उसके ताए के लड़के की ज़्यादा निगाह थी। उस ज़मीन को वो हथियाने के लिए ये षड्यंत्र सारे रच रहा था। तो उसके लिए क्योंकि वो दोनों बहन भाइयों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, सगे चाचे ताऊ के भाई थे, तो मायादीन इसके बीच में कोई उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इसीलिए मायादीन के साथ ये भिड़ गई और मायादीन जो है फूलन देवी के प्रति खार खाने लगा उस नीम के पेड़ वाली जगह को लेके कि ये 5 बीघे हमारे इधर, या इसमें से दोनों है। अब दोनों भाई जो है फूलन के ताया और फूलन के पिताजी दोनों आपस में कोई जिद या बहस नहीं करते थे, लेकिन जो मायादीन जो था वो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी साबित हुआ। बाद में ये इस स्टोरी में आप सुनेंगे, देखेंगे, सारी इतिहास बताता है। तो ये स्टोरी जो आज हम दोबारा दूसरा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फूलन देवी, फूलन देवी के अनकही अनसुनी कहानी का दूसरा पार्ट आज ये शुरू हो रहा है। इसमें एक ऐसे बड़े ऐतिहासिक चरित्र के बारे में कुछ बातें कहना, बोलना, लिखना, ये बड़ा दुस्साहस और बहुत ही हिम्मत वाला काम होता है। तो मैं इस बात को काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी मन को, अपने आप को कंट्रोल में करके, भावनाओं को कंट्रोल में करके इस बात को मैं कहने के लिए आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, आप सभी जो है बहुजन समाज के या जितना भी भारत के या विदेशों में करोड़ों जो लोग हैं, इसको आप देख रहे हैं, आप तक वो पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। तो हमारी बहुजन समाज की एक बेटी, बहादुर बेटी, साहब कांशीराम जी ने जब इनके बारे में कहा कि ये मेरी बेटी है, वैसे तो साहब कांशीराम जी पूरे भारतवर्ष की बेटियों को अपना बेटी मानते थे, उनमें से एक जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो उनमें से एक फूलन देवी थी। तो साहब कांशीराम जी के आगे जब हमारे लोगों ने जिद की, हमारी टीम ने, जो बामसेप की टीम थी, जो पार्टी के अंदर जो आज बामसेप कांशीराम जी के नाम से जो बामसेप है, इस बामसेप के लोगों ने जब ये रिक्वेस्ट के हिसाब से कि साहब उसकी शर्तों के अनुसार फूलन देवी को 8 वर्ष ही इसमें जेल में रहना था, और 8 वर्ष जेल में रहने के, जबकि 11 वर्ष हो गए इनको रहते हुए, तो उनका कोई 3 साल का कोई ट्रायल भी नहीं है, इनको कोई वो भी पैरोल पे भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो उत्तर प्रदेश के, अब हमारी अपनी सरकार है, सपा बसपा की सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी से आप इस बात के लिए उनको बोलें। तो साहब कांशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को बुला के उनको कहा कि फूलन देवी मेरी बेटी है, और उसको, तो ये स्टोरी मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। ये इस टाइप की जो बात है वो यहाँ से शुरुआत होती है। और जब 19 फरवरी 1994 को
फूलन देवी को ऐसे लेके आते हैं, तिहाड़ जेल से निकलवा के लाते हैं। वो आगे से पूर्ण रूप में इस बात बताऊंगा, हिंट्स के लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। अब शुरुआत होती है कि वो कालपी थाना है जहाँ इसकी शिकायत की जाती है, चोरी का आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा के चोरी का कालपी थाना में इसको फूलन देवी को वहाँ रखा जाता है। और कालपी थाना से जब 3 दिन और 3 रात वहाँ रखा, फूलन देवी के पिता, फूलन देवी की माँ, वो लोग जो है या 2-4 ऐसे रिश्तेदार वहाँ रोज़ जाते हैं। थाने में बाहर उनको बिठा के रखते हैं, फूलन देवी को किसी और कमरे में रखा जाता है। तो वो कहते हैं हमें दिखा तो दो हमारी बेटी कैसे है, तो वो दिखाते भी नहीं कि जब तक वो ये स्वीकार नहीं कर लेती कि चोरी मैंने की है तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके जो है अभी उसमें रखा हुआ है। इस टाइप की घटना वहाँ की 3 दिन की है। अब वो पूरे गांव को जब धीरे धीरे इस बात का पता चला है कि भी ये तो गलत हो गया, तो पूरा गांव मिलके और उसको फूलन देवी को वहाँ से लेके आते हैं। वहाँ से थाने में से छुटवा के लाते हैं, पूरे गांव के लोग जमानत करवा के जब उसको लेके आते हैं। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी। मैंने पिछले एपिसोड में भी यही बताया कि वीपी सिंह की जो सरकार होती थी, जैसे हरियाणा में अगर कोई जाट मुख्यमंत्री होता है तो हर जाट जो है खेत में हल बाने वाला जाट भी अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है। तो उत्तर प्रदेश में जो फ्यूडल टाइप के लोग हैं, समंती रिश्ते जो है, समंती लोग हैं, समंती अवशेष है, वो ये मानते थे वहाँ के ठाकुर कि ये हमारी अपनी जो है हमारी अपने जो है हम सीएम है यहाँ के वीपी सिंह। और वीपी सिंह के समय में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज अगर किसी ने किया तो ठाकुरों ने किया। जैसे आज यूपी के मुख्यमंत्री जो आपके सामने वो ठाकुर है, और सबसे ज़्यादा आपके सामने जितना भी एपिसोड हैं वो उत्तर प्रदेश के ठाकुरों का जो आतंक है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो क्योंकि वो स्वाभाविक ऐसा प्रभाव रहता है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी ऐसा रहता है, पुलिस थानों के ऊपर भी ऐसा प्रभाव रहता है कि जो मुख्यमंत्री है उसके जाति के जो लोग उसमें होते हैं तो वो ज़्यादा इस मामले में कानून को ज़्यादा तोड़ते हैं। तो ऐसे ही घटनाओं की पुनरावृत्ति वहाँ भी हुई। एक बड़ी शर्मनाक एक घटना का मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ कि अब वहाँ से आने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, और उसके बाद क्योंकि सबको पता था कि थाने में फूलन देवी के साथ क्या घटना हुई, 2-3 दिन तक कैसे रखा, क्योंकि मायादीन ये सब बातें बता रहा था कि क्या क्या उसके साथ हुआ। तो ये सारी बातें लोगों को बताई तो वो नौजवान लड़के थे, सिरफिरे लड़के थे, वो किसी भी जात बिरादरी के थे, वो चटकारे लेके इस कहानी को सुनाते थे। जब वो फूलन देवी वहाँ से किसी काम से निकलती, आगे पीछे निकलती, तो उसके साथ से निकलते हुए टोंट कसते थे। इस टाइप की कहानी उसके साथ थी, क्योंकि ये सब कहानी फूलन देवी ने जो है फ्रांसीसी जिन्होंने इसके अधिकार लिए थे पब्लिशिंग के राइट, जिसका फ्रांसीसी कंपनी थी, तो उनके इंटरव्यू में वो बता रहे थे। उस वक्त मौके पर हम होते थे। तो ये सारी कहानी वो बता रही है, अपने बयान कर रही है। तो बयान करते हुए तो एक घटना का जिक्र आता है कि जो ऐसे करते करते तो मन चले जब ज़्यादा 5-4-6 महीने तक साल तक ऐसा चलता रहा दौर, तो इंतहा होगी। तो क्या हुआ कि वो थप्पड़ रसीद कर देती थी, चांटा मार देती थी, इतना बोल्ड हो गई थी वो इन सब बातों से। क्योंकि इनकी बोल्डनेस के 2-3 उदाहरण थे। एक तो परिवार के अंदर, जिस परिवार में वो पैदा हुई, परिवार के अब कहते हैं कि दीवार भी अगर किसी बाढ़ भी अगर खेत को खाने लगे तो उस खेत का क्या होगा। तो परिवार के लोग भी अगर दुश्मन हो जाए, और ख़ास करके बिना परिवार के सारे रहते रहते, तो बेटियों का वैसे ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो मायादीन और के जो दोस्त हैं वो भी उसके ऊपर बुरी निगाह रखने लग गए थे। ऐसी हालात थी। तो ऐसे हालात में 2-4 फूलन देवी को होना पड़ा। तो एक बार क्या है कि लड़के जो है फूलन देवी को, गांव के कुछ लड़के, दबंग लड़के हैं, ठाकुर राजपूत बिरादरी के, वो उठा ले जाते हैं शाम के टाइम में खेत से आते हुए। और उसके बाद वो 2 दिन तक ढूंढते रहते हैं, परिवार के लोग नहीं मिले। तो कुछ तीसरे दिन सुबह मॉर्निंग में वो भाग के कहीं निकल के आ जाती है। तो बताती है मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गांव की पंचायत होती है। अब गांव की पंचायत है तो पंचायत का अगर आप वहाँ सीन देखते हो तो गांव की पंचायत में स्वर्ण लोग सामने ऊपर चबूतरे पे बैठे हैं, और जो पीड़ित लोग हैं, जो मल्ला परिवार के लोग हैं या परिवार के दूसरी जातियों के, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के, एससी के, दूसरी जातियों के लोग हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं सामने, और वो चबूतरे पे सारे बैठे हैं। तो वहाँ जो अपराधी है, वो अपराधी जो बच्चे हैं वो राजपूत परिवारों के, ठाकुरों के हैं, उनसे सवाल नहीं किया जाता। तो वो इनके बाप को बोलता है, जो प्रधान है या सरपंच है, वहाँ प्रधान कहा जाता है सरपंच को उत्तर प्रदेश में। तो वो प्रधान उसको कहता है भाई, उसको
उसके बाप का नाम लेके, और कहता है अभी मोड़ी को पूछो वो बताए कि वो खेत में किस लिए गई थी। अब वो किसी लड़के का नाम लेते हैं, अशोक या क्या नाम लेते हैं। कहता है ये अशोक से क्या कह रही थी। हुआ उल्टा था कि वो जो उसके पीछे पीछे आगे पीछे वो जाते थे, शरारत करते थे, और मौका लग के वो उनमें से जो जिन लोगों ने उठाया था उनमें से जिसका मुख्य तौर पे 2-3 का नाम आया, उसमें से एक अशोक था, राजपूतों का लड़का था, उसका नाम उसमें आया। तो ये सारी कहानी इस तरीके से जो है वो पंचायत, वहाँ की गांव की पंचायत, जिस कहते भी पंचायत भगवान का रूप होते हैं, तो वो पंचायत जो है वो कहती है कि तू ये बता कि तू इनसे चाहती क्या थी या इनके साथ गई क्यों थी। अब जैसे ऐसे सवाल, तो वो पंचायत को छोड़ के वहाँ से अपने घर चली जाती है कि ऐसी पंचायत में मैं कोई जवाब देना नहीं चाहती, जो दोषियों को अपने ऊपर बिठाए, बराबर बिठाए, और जो पीड़ित है, जो जिनके जो मल्ला परिवार ने या जिनके बेटी के बाप ने या बेटी पीड़ित जिनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो, उसको जो है वो फिर वो कहीं टॉन्ट करते हैं कि वो फलाने कालपी थाने को थानेदार आए हो, वो भी कह रहे हो ये तो ये है, तो वो भी छींटा कसी करते हैं पंचायत के अंदर भी कुछ लोग। तो ये फूलन देवी के काम की ऐसा एटीट्यूड था। और वो तो वहाँ से छोड़ के जब वो अपने घर आ जाती है उस पंचायत को, तो वो फिर पंचायत को और उसके बाप को, उसके परिवार को और भला बुरा कहती है, उनको कहती है आपको पता नहीं। तो हाँ, तो एक बार जब वो खड़ी होती है तो गले में उसके चुन्नी है, तो दुपट्टा है, तो वो तथाकथित जो सामंती लोग, ठाकुर सवर्ण लोग, वो कहते हैं इसको पता नहीं ठाकुरों के सामने कैसे बात करते हैं, किस इसको इतनी तमीज़ नहीं सिखाई, क्या इसको इतनी तमीज़ ना है। ऐसी बात वो वहाँ का सरपंच या वहाँ का प्रधान करता है, मुखिया करता है। तो ऐसे हालात, इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जिस गांव में फूलन देवी पैदा हुई, जिस गांव में इसको इन समस्याओं से, जिल्लत भरी ज़िंदगी से या ऐसे हालातों से, तो उस दिन ये वहाँ जाके घर जाके सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने बाप के लिए शराब हूँ, मैं अपने परिवार के लिए शराब हूँ, मैं अपने जीवन को तबाह कर लेती हूँ, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लेती हूँ। वो आत्महत्या की बातें सोचने लगती है कि मुझे इससे बढ़िया तो इस ऐसे गांव में, ऐसे परिवार में जिनके लिए मैं परिवार के लिए शराब हो गई हूँ, मेरे ससुराल वाले ऐसे अच्छे नहीं निकले और मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, मेरा भाई, जिनको बड़ा भाई जो होता है वो बाप के बराबर होता है, तो मेरे ताई का लड़का, मेरा भाई जो है वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये सारी बातें सोच के उसका मन बड़ा खटास होता है, बहुत बड़ा दुखी होती है मन से, और वो सोच सकती है कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ, और कोई रास्ता मेरे सामने नहीं बचा। तो इतने में जब वो ऐसी कुछ सोच के वो प्लानिंग करती है, रस्सा लेके आती है, तो तुरंत जो है उसकी माँ आके उसको रोक देती है कि नहीं। बाप उसका वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी बहादुर बेटी हो और तुमने जो काम किया था हमें पता है तेरा कोई कसूर नहीं है, और तेरे साथ जो हुआ ज़बरदस्ती हुआ है, तो मरना इसका हल नहीं है, इस बात का मरना, आत्महत्या करना इसका हल नहीं है, इसका हालात, तो इसका मुकाबला कर, इसका सामना कर। और वो जो अनपढ़ गरीब परिवार है और गरीब माँ जो है अपनी बेटी को इस बात के लिए सलाह देते हैं कि नहीं, तूने मरना नहीं है, मारने से पहले तो मारना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए तो आपके साथ जो ये तेरे साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, हमें इस बात का अफसोस है, तो तुम हमारी बहादुर बेटी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो ये सारी घटना का जब वो एहसास होता है, फूलन देवी को भी इस बात की घटना का एहसास होता है कि भी मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं क्योंकि गरीब घर की बेटी थी, मेरे माँ बाप अनपढ़ है, गरीब है, और मेरा परिवार जो है, मेरा ताई का लड़का, मेरा ताया जो मेरे साथ नहीं है, इसलिए गांव के इन लोग बच्चों ने, गांव के ठाकुरों ने या दूसरे मन चले लड़कों ने, सभी ठाकुर तो कोई ख़राब नहीं थे, लेकिन उनके बच्चों ने ऐसा किया, ऐसा दुसाहस किया, और उनकी गलती के बजाय जब बलात्कार होता है तो लड़की को या लड़की की माँ को दोषी मान लिया जाता है। तो वो मेरे साथ आज हुआ। तो ये बातें वो बयान करती है फूलन देवी, जब फ्रांसीसी कंपनी के राइटर को अपनी बात कह रही है, तो वो कहती है कि इसमें माँ बाप का क्या दोष है, किसी की बेटी की माँ का क्या दोष है, बाप का क्या दोष है जो उसके साथ ऐसा किया जाता है। वो लड़की, अब मैं तो ये जवान हो गई, जन्म लिया है, शरीर भी बनेगा, जवान भी होंगी, इसमें मेरा क्या कसूर था। अभी तो मेरी उम्र ही 17 साल की थी, 16 साल की, 16.5 साल की उम्र थी। इस उम्र में मेरे साथ जो है दुराचार हुआ, मेरे साथ जो है पुलिस कस्टडी में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मेरे गांव के लोगों ने अच्छा नहीं किया। और बच्ची कुछ ही कसर, मेरा अपना सगा भाई जो बाप के जैसा होता है, मेरे जिनके साथ मैं खेलती कूदती इतनी बड़ी हुई, और उसने इस टाइप की हरकत की कि उसने झूठा आरोप लगा के मुझे थाने में भिजवा दिया। थाने में जहाँ पे मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जिस थाने में मुझे जो है न्याय मिलना चाहिए था, मेरी पीड़ा दशा और मेरी
दुर्दशा को, जिस थाने को मुझे मेरी बात को, मेरी पीड़ा को समझना चाहिए था, उस थाने के अंदर ऐसे दरिंदे बैठे हुए थे। उन दरिंदों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं सोच नहीं सकती। तो मैं करूं क्या? ऐसे वो अपनी माँ को और माँ बाप और के साथ वो सवाल जवाब करती है, तो वो किसी तरीके से वो बचा लेते हैं उसको सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से, और इस बात के लिए उसको हौसला देते हैं। तो उसने वहाँ से एक निर्णय लिया कि हो ना हो, मैं इस बात का जब भी मौका मिले मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। जो मेरे साथ हुआ है, जो अपमान हुआ है, मेरे साथ जो अपमान हुआ है, और मैं ऐसे ऐसे सबक सिखाऊंगी इन पापी लोगों को। वो पापी बोलती है कि पापी लोगों को, इन दुष्टों को मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी कि आने वाले समय में कोई जो है इस टाइप की बहन बेटी को तरफ आंख उठा के ना देख पाएंगे। ऐसा वो संकल्प ले चुकी है। वो अंदर से, शरीर से बेशक टोटल वो 35 किलो वजन की थी, बहुत हल्की फुल्की सी लड़की थी। उसका कद भी ज़्यादा नहीं था, 5 फुट के आसपास, आपने देखा है, कद भी ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन वो इरादा इतना ऊंचा है कि वो कब इतना बड़ा उसका दिल और वो जो है उसका दिमाग इतना बड़ा हो गया कि हिमालय पर्वत के एवरेस्ट से भी बड़ा उसका कद नज़र आता है। ऐसे संकल्प में वो इतना बड़ा ऊंचा नज़र आती है। ऐसी बहादुर बेटी का जब मैं बार बार उसके हौसले पे मैं ना लाल सलाम और जय भीम बोलता हूँ कि ऐसी बेटी का एक ऐसा सपना, एक ऐसा संकल्प लेना, ये संकल्प जो एक ऐसे दृढ़ निश्चय करना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इसी गौरव की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर जो टाइम मैगजीन के अलावा एक और पेपर जो फूलन देवी के ऊपर जिसमें स्टोरी कवर की, जिस पेपर ने, उसका नाम गार्जियन है, और उस गार्जियन पेपर ने जो स्टोरी कवर की वो मैं अगले अंक में बताऊंगा। तो ऐसे हौसले को सलाम करते हुए दुनिया के अंदर सबसे रेबल, सबसे बड़ी जो है दुर्दांत और रेबल किस्म की एक अपने अच्छे मकसद के लिए जो अपने आप को विद्रोह करना, इतना बड़ा विद्रोही ताकत के साथ वो विद्रोह करना किसी भी कीमत पे, इतना वो जोश, इतना जज्बा, इतनी ताकत वो कहाँ से इकट्ठा करके लाई, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है, एक बहुत सोचने वाली बात है। तो ऐसे इस तरीके से जो है इनका ये दूसरे एपिसोड में ये बात मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसा इस टाइप की फूलन देवी जो अभी जिसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी गई, जिसकी मर्जी के खिलाफ, जो अभी 11 साल की बच्ची है, उसका पति उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ जो है, संविधान तब तक बन चुका था, संविधान की धाराओं के अनुसार वो टोटली इसके साथ गलत था। अगर आज भी कोई चाहे तो उसके खिलाफ FIR आज भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो ऐसे जो पति बेशक है, पति उसकी मर्जी के खिलाफ आज भी कुछ ऐसे सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकता, लेकिन ये तो 11 साल के बहुत बच्ची उसके साथ उसके पति ने ऐसा किया। उसके बाद थाने के अंदर जब वो, अभी उसकी 16 साल की उम्र है, थाने के अंदर कितने लोगों ने 3 दिन तक 10 से 15 लोगों का वो स्टाफ था। वो बाद में फूलन देवी ने उन थाने के उन लोगों को भी उसने सज़ा दी, वो अगले एपिसोड में बताऊंगा लास्ट में जब होगा। तो कैसे वो एक एक व्यक्ति को पहचानती है, एक एक पुलिस वाले को पहचानती है। तो जिस ने उसके साथ 3 दिन तक रेप किया, जिस पुलिस वाले ने रेप किया, वो सारी घटनाएं भरी पड़ी है अखबारों में, वो तिथियों के साथ, डेट के साथ, सारा कुछ। तो ऐसे समस्याओं से, ऐसे इन सब बातों को सहन करते वो कैसे ज़िंदा रही होगी, कैसे उसने अपने आप को ऐसा बलवान किया हुआ, कैसे अपने दिल को इतना मजबूत किया हुआ है। वो एक, मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब की एक बेटी थी, बाबा साहब के बेटे की बेटी थी, साहब कांशीराम जी की वो एक बेटी थी। वो जब बहुत से ऐसे हमारे समाज की बेटियों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी मर्जी के साथ बहुत सारा इस टाइप की उनके साथ व्याभिचार होता है, बलात्कार होता है, या उनकी आर्थिक कमजोरियों को फ़ायदा उठा के बहुत से लोग उनके साथ 10-10, 20-20 साल तक उनका फ़ायदा उठा के परिवार के साथ, ऐसे हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ ऐसे लोग रिलेशन बना के रखते हैं, और वो नहीं के कुछ कह पाते, और उनकी सहमति रहती है, असहमति ना हो तो भी। लेकिन इस बेटी ने सबका मुंह काला भी नहीं किया, उनको सबक सिखाया, एक ऐसा सबक। तो एक स्टोरी का ये दूसरा भाग है। मुझे लगता है कि इसको अब हमें यहाँ समापन करना चाहिए। तीसरा जो है, जब डाकू उठा के ले जाते हैं फूलन को, अभी कुछ दिनों बाद, इस घटना के कुछ दिनों बाद, अभी वो इस घटना से, इस सारे दंश से उभरी भी नहीं थी। पंचायत के इस व्यवहार से, गांव के रेप के उन बच्चों ने, जैसे ठाकुरों के, राजपूत बच्चों ने जो उसके साथ उनके बिगड़ैल साहिबजादों ने जो बलात्कार किया, उससे वो उबर नहीं पाई। पुलिस के घटना से 7-8 महीने पहले की वो घटना थी, उससे अभी उबर ही नहीं थी कि दूसरी घटना ये एक और होगी। इस घटना के बाद वो इतनी टूट चुकी थी, इसके बावजूद वो ऐसे एकदम मजबूत इरादों के साथ सामने आती है। तो वो अगले स्टोरी में, तीसरे अंक में मैं ये बात कहूँगा। आज की स्टोरी मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
मेरे इस सारे इस स्टोरी में अगर कहीं जाने अनजाने में किसी साथी को, किसी व्यक्ति को, किसी समाज के किसी ऐसे व्यक्ति को अगर बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्योंकि इस कहानी की डिमांड है कि सच्ची, क्योंकि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फूलन देवी, वो बातें ये कही जानी बनती है। तो इन सब बातों के साथ मैं एक बार फिर आज के इस स्टोरी को विराम देता हूँ और कल तीसरी घटना के साथ हम इस बात को फिर चर्चा करेंगे। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फूलन देवी कल नेक्स्ट अंक में। तो ये दूसरा अंक यहीं समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत।